जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 27वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से आंकी जाती है? ए के ए आर विधि से, बी यूरेनियम लेड विधि से, सी आर ए एस आई विधि से और डी C14 विधि से। आपको बताना है इसका सही उत्तर, तो बताएं। जी हाँ, के ए आर विधि से सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर बिल्कुल सही जानते हैं आप, उपर्युक्त सभी, है ना। ये सब बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, अलग अलग और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ए आक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी नाभिकीय विखंडन द्वारा और डी अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ए एक्स किरण, बी अल्फा कण, सी बीटा कण और डी गामा कण। तो इसका सही उत्तर है बीटा कण, इस पे ऋणात्मक आवेश होता है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? यह आईएएस, पीसीएस और सभी तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं में इधर उधर थोड़ा सा फेरबदल करके जरूर पूछा गया है, तो प्रयास करेंगे कि आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें और इसका उत्तर देने का प्रयास करें। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि ये कहता है परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। बी कहता है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है ना, जबकि परमाणु बम में होती है। सी नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती। और डी कहता है नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि परमाणु बम में होती है। आपको बताना है सही उत्तर। क्या नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। आगे देखें, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? ए टंगस्टन, बी निकिल, सी जर्कोनियम, डी कोबाल्ट। बताइए। हाँ, जर्कोनियम। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्कोनियम अनिवार्य तत्व है। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ए कहता है 2 प्रोटॉनों के, बी कहता है हीलियम के 1 परमाणु के, सी कहता है 2 पॉजिट्रॉनों के बराबर होता है क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होता है। और डी कहता है 2 पॉजिट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। आपको बताना है सही उत्तर। जी हाँ, अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग हीलियम की 1 परमाणु के बराबर होता है। बी सही उत्तर है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें और डी एक्स किरणें। तो इसका सही उत्तर है गामा किरणें। आगे देखें, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से
क्या प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में? निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? ए एल्यूमिनियम, बी ग्रेफाइट, सी कैडमियम या बोरान और डी कहता है भारी जल। तो यह है कैडमियम या बोरान। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ए परमाणु त्वरण में, बी नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, सी ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में और डी एक्स किरणों के उत्पादन में। तो ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए। क्यूरी किसकी इकाई का है? ए रेडियो एक्टिव धर्मिता की, बी ऊर्जा की, सी ऊष्मा की, डी तापक्रम की। तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ए अनियंत्रित विखंडन द्वारा, बी अनियंत्रित संलयन द्वारा, सी नियंत्रित विखंडन द्वारा और डी नियंत्रित संलयन द्वारा। तो नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? अच्छा प्रश्न है ये। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? ए संलयन अभिक्रिया धूप में होती है इसलिए, बी संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है इसलिए, सी संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है इसलिए और डी कहते हैं संलयन नाभिकीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है इसलिए। तो इसका सही उत्तर है संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है इसलिए ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है, नाभिकीय संलयन को। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए चट्टानों की, बी जीवाश्मों की, सी शिशुओं की और डी ग्रहों की। तो इसका उत्तर आपको पता है, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग प्रयुक्त किया जाता है। परमाणु रिएक्टर क्या है? ए आणविक भट्ठी, बी भारी पानी का तालाब, सी यूरेनियम 238 का उत्सर्जक और डी परमाणु बम निर्माण स्थल। परमाणु रिएक्टर क्या है? जी भारी पानी का तालाब। आगे देखिए। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ए जैव घड़ी विधि, बी जैव तकनीक विधि, सी कार्बन डेटिंग विधि, डी यूरेनियम विधि। आपको बताना है पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है यूरेनियम विधि। डी बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। ये सोसाइटी है। कारण उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। अब एक कथन दिया हुआ है, दूसरा कारण दिया हुआ है। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं तो इसका अभ्यास कर लेना अच्छा है। आप देखें नीचे ABCD करके 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको इसमें से तय करना है कि सही विकल्प क्या है ना। तो ए कहता है कि कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वह सही कारण है कथन का। बी कहता है कथन और कारण दोनों सत्य है किंतु जो कारण है वो सही नहीं है उस कथन के लिए। सी कहता है कि कथन तो असत्य है लेकिन कारण सही है। और डी कहता है कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। आपको बताना है इसका सही उत्तर। हाँ
बिल्कुल सही उत्तर है आपका। कथन और कारण दोनों सत्य है, और जो कारण है वो कथन का सही कारण है, क्योंकि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष ये बात कही थी कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उसे विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा जो है वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाएगी, है ना। आगे देखें, इस तरीके के प्रश्नों का अभ्यास जरूर कर लें आप। रटने की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ए आक्सीकरण द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी नाभिकीय विखंडन द्वारा और डी आयनन द्वारा। यह प्रश्न भी कई बार आया हुआ प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर दें। ये यूपी पीसीएस का प्रश्न है, ये भी, और कथनों वाला भी, उसके पहले वाला भी 3-4 प्रश्न, और अन्य बहुत सारे प्रतियोगी पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, और यह प्रश्न तो कई बार पूछा गया यूपी पीसीएस में। तो आप बताएं इसका सही उत्तर। नाभिकीय संलयन द्वारा बिल्कुल सही उत्तर है ये। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए गलित सोडियम, बी भारी जल, सी समुद्री जल, डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर बताएं आप इसका। भारी जल बिल्कुल ठीक है। तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? ए नाभिकीय संलयन से, एक कहता है नाभिकीय संलयन से, दो कहता है गुरुत्वीय संकुचन से, तीन कहता है रासायनिक अभिक्रिया से, चार कहता है नाभिकीय विखंडन से। नीचे कूट के रूप में ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला कहता है 1 और 2 दोनों सही है, बी कहता है 1 और 4 सही है, सी कहता है 1, 2 और 3 सही है, डी कहता है 2 और 4 सही है। आपको बताना है इसमें से सही उत्तर क्या है। तो तारे जो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं वे नाभिकीय संलयन से भी करते हैं और गुरुत्वीय संकुचन से भी करते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इस तरीके से ये ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ रेडियो समस्थानिक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ निदान सूचक उसका उपयोग दिया हुआ है समस्थानिकों का। आपको इसे मैच कराना है। देखिए मैचिंग कॉलम्स टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और इनका आपको केवल अभ्यास करना होता है, ये रटे नहीं जाते, है ना। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। नीचे आपको ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, विकल्प दिखाई दे रहे हैं। आपको इन्हीं विकल्पों में से चयन करना है कि कौन सा सही विकल्प है। तो चलिए सबसे पहले मिलाते हैं कि सही उत्तर क्या है ना। आगे देखें, रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग को मैच कराना है। तो पहले देखते हैं आर्सेनिक 74 को, ठीक ना। आर्सेनिक 74 इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है ट्यूमर में, है ना। ट्यूमर के निदान में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का कहाँ किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग होता है वह होता है कैंसर के निदान में। आयोडीन 131 का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये होता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में। आयोडीन आप जानते ही हैं थायराइड का संबंध है उससे। और सोडियम 24 का जो होता है वह होता है रक्त व्यतिक्रम में, इसके निदान में। तो आप देख लें कौन सा ऑप्शन बन पाया। तो ये बना 3 4 1 2। क्या बना? 3 4 1 2। देखिए नीचे क्या कौन सा सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। आगे देखें, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ए मंदक के रूप में, बी नियंत्रक के रूप में, सी परिरक्षक के रूप में और डी शीतलक के रूप में। आपको बताना है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ए ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, सी क्वांटम सिद्धांत और डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत।
तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, इसका निष्कर्ष है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है ए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, बी प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। आपको बताना है कि एक प्रकाश विद्युत सेल किसको किस में परिवर्तित करता है। हाँ, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। जब किसी रोगी का एक्स किरण परीक्षण किया जाता है उसको उसके पहले बेरियम खिलाया जाता है कुछ विशेष कारण के लिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है वह आपको बताना है। ठीक है, तो ए कहता है बेरियम लवण रंग में सफ़ेद होते हैं और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है, इसलिए खिलाया जाता है बेरियम। बी कहता है बेरियम यौगिक मैग्नीशियम सल्फेट की तरह एक्स किरण परीक्षण के पहले पेट को साफ करने में सहायता करता है, इसलिए खिलाया जाता है। सी कहता है बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। और डी कहता है बेरियम एक्स किरणों के प्रति अपनी पारदर्शिता के कारण एक्स किरणों को पेट के आर पार गुजरने देता है, इसलिए बेरियम खिलाया जाता है। आईएएस का प्रश्न है ये, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देख लें और सही उत्तर देने का आप प्रयास करें। तो बताएं क्या सही उत्तर है इसका। बेरियम एक्स किरण परीक्षण से पूर्व रोगी को क्यों खिलाया जाता है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है कि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की यानी अन्य क्षेत्रों की तुलना में जो पेट का चित्र बनता है उसको स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।